आइए जरा शुरू करें। सबसे पहले एज पर प्रॉमिस एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन। अरे पढ़ने के मूड में होना यार, थक जाते हो क्या आप लोग? और क्या, सिलेक्शन लेने आए हैं कोटा, सिलेक्शन लेके जाएंगे। आइए जरा एक्सरसाइज 3 में कुछ एक सवाल सबसे पहले डिस्कस कर ले, फिर शुरू करते हैं, ठीक है? दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं, हम हमारे काम ईमानदारी से करते चले और बस यही आगे बढ़ने का नाम है, समझ पा रहे हैं? आइए जरा 1 से 5 में सबसे पहले मैं वो डिस्कशन कर लेता हूं जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, उसके बाद जो बच्चे बताना। एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बच्चों का जो आंसर है शायद ऑप्शन नंबर 3 नहीं आता एग्जैक्ट। हमने आपसे कहा है कभी भी हमें सही नहीं, सबसे सही ऑप्शन चुनना पड़ता है। अगर किसी बच्चे का ऑप्शन नंबर 3 नहीं आ रहा तो बता दूं एग्जैक्ट नहीं आता है, शायद 10 की पावर मैच कर जाता है, तो भी आप उसे टिक कर सकते हैं क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में 10 की पावर 10 है। इसके बाद बच्चे अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, सवाल नंबर 10। अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो बता दीजिए। डाउट है क्या सवाल नंबर 10? नहीं होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। चलिए एक ही बच्चे का है, क्लास के बाद पूछना। एक्सरसाइज 3 सवाल नंबर 10, जो कॉमन डाउट होगा वही डिस्कशन करूंगा। उसके बाद बच्चे मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं, सवाल नंबर 35। डाउट हो तो बताइएगा, नहीं होगा तो सवाल नंबर 35। हो सकता बहुत अच्छे बच्चे हैं, नाम कब बन जाओ आपसे। सवाल नंबर 35, अगर किसी बच्चे का डाउट है सुनिएगा। सवाल नंबर 35, सवाल कह रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कितना प्रेशर हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कितना प्रेशर हो कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 हो जाए। कितना हो जाए? तो अपने को रिडक्शन पोटेंशियल कितना करना है? 0। अब एक चीज को समझना पड़ेगा, अगर आज रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है तो हम सबको नस्ट इक्वेशन याद आता है, और रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट आर पी माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। अब हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो रिएक्शन आप सबके सामने मैं रिडक्शन की लिख देता हूं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना हाइड्रोजन गैस। और जब आप इस रिएक्शन का क्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर आना। ये हम सबके समक्ष क्यू का एक्सप्रेशन आ चुका है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना होगा? 0। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं, तो ई आर पी कितना आया? माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग क्यू, यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल को 0 करना है तो लॉग को 1 करना, क्योंकि log 1 कितना होता है? 0। और log 1 तभी होगा जब नीचे ऊपर की वैल्यू सेम होगी। अभी आपने आयनिक नहीं पढ़ा तो शायद दिमाग में वो वैल्यू इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन यकीन मानो जब आप ये पूरा सिलेबस करके सवाल करते हो तो हर बच्चे के मतलब ये सवाल ऐसा नहीं था कि बच्चों से नहीं बना था, बन जाते हैं। आज भी आपको जब मैं मेजर टेस्ट सीरीज में आएगा सवाल तो सब बच्चे कर लेते हैं। आज नहीं बना क्योंकि दिमाग में जल्दी आया नहीं कि प्योर पानी में 25 डिग्री सेल्सियस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। ये जब पढ़ लोगे चैप्टर बार 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 आता है तो याद हो जाता है। अभी नहीं पढ़ा था मान के समझना। आप सब जानते हो कि पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10 की पावर -7। उसका स्क्वायर कितना हुआ? 10 की पावर, यानी इसे 0 होने के लिए log 1 होना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे बराबर होना पड़ेगा। और ऊपर नीचे बराबर होने के लिए हाइड्रोजन का प्रेशर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा। चलेगा? इस प्रकार से इसका जो आंसर आता है वो आता है 10 की पावर -14 AG। इसके बाद बच्चे क्या मुझसे 41 सवाल पूछना चाहेंगे? मैंने क्लास में डिस्कस किया है शायद, चलेगा? उसके बाद मतलब ये ऐसे सवाल हैं, जैसे 41 जो सवाल हुआ ना, ये नीट 2018 में आया है और ऐसा सवाल पहले नहीं आया था। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में 1 या 2 सवाल ऐसे पैटर्न प्रोफाइल के होते हैं जिसे बच्चा कभी ना देखा हो, और अगर ऐसा होता है तो बच्चे जब उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, उन सवालों को करना चाहते हैं तो वो उनका समय खा जाता है। वो कभी या तो स्ट्राइक कर जाता है, मतलब 2 सिचुएशन होती है, तो बच्चे सेफ हैंड पे निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब नया प्रोफाइल का सवाल होता है ना, तो बच्चे उसको करने के चक्कर में बहुत समय गवा देते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब जब पेपर हुआ
तो बायो बहुत कठिन आई, और जब बायो बहुत कठिन आई मतलब लेंदी पेपर था बेसिकली, तो बच्चों का बहुत समय कहाँ चला गया, बायो में। जब उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा समय चला गया तो एक नर्वसनेस सिचुएशन अराइज हो जाती है, और जब नर्वसनेस अराइज होती है तो बाकी भले आसान हो वो गड़बड़ा ही जाता है, कहीं ना कहीं चीजें बेकार हो जाती है। बायो लेंदी था मगर फिजिक्स उस साल आसान था ना, तो बच्चे जब फिजिक्स पहुंचे तो जल्दी जल्दी होने लगा, लेकिन बायो में वो घबरा गए या समय ज्यादा लग गया तो वहां तक समय नहीं बचा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आता हूँ मुद्दे पे। फिर अगले साल केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट रहा, मतलब यही वाला पेपर जो हुआ, हेलो, तो बच्चों के केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा समय चला गया, उनकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो गया। आप हमेशा स्लॉट बना के खेलिए, इतने स्लॉट में बायो तो इतने स्लॉट में बायो, इतने स्लॉट में केमिस्ट्री तो इतने स्लॉट में केमिस्ट्री, इतने में फिजिक्स इतने फिजिक्स, ताकि अगर कोई आसान सेक्शन आए तो समय बच जाएगा ऑटोमेटिक, जो समय बचेगा उसे ज्यादा में लगाइए। अगर वो सेक्शन कठिन है तो आपका माइंड ट्रिगर करेगा 40 मिनट बायो के, तो भैया 40 मिनट हो गए, पहले चलो बाकी भी। समझ पा रहे हैं? इससे कभी भी समय का ऊपर नीचे नहीं होगा, और ये पैटर्न आपको आदत डालनी पड़ती है। यहाँ जितने पेपर होंगे, अभी नहीं हो रहे, जब होंगे आप इस पैटर्न पे ढल जाओ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ढले हैं कि नीट में एज इट इज वही पैटर्न हो, वहां नया प्रयोग नहीं करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐसे सवाल जब आते हैं तो समय खाने लगते हैं। जब आप टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस किए होते हैं, तो मुझे 50 मिनट केमिस्ट्री करनी है तो 50 मिनट ही देना है, फिर इन सवालों में आपके पास रुकने का समय नहीं होता है। ये सवाल लेवल 2 कैटेगरी में जाते हैं जब आप इन्हें सोचते हैं बाद में आके करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा हो सकता है एक या दो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए या तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो कि कुछ भी आए सब समझ में आए, या तो आप बी केयरफुल वाले मूड में चलिए। हम निगेटिव नहीं करा सकते हैं, समझ पाए? तो नए प्रोफाइल का सवाल था 2018 का, हालांकि हमने क्लास में किया था तो आप सबसे बन गया होगा, लेकिन प्रोफाइल अलग है, टाइप अलग है, तो पहले कभी नहीं आया था तो बच्चों को नया लगा। समझ पा रहे हैं क्या? फिलहाल इसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। एक बच्चे ने मुझसे, अरे 54 में करेक्शन है बच्चे, ये भी 2022 का सवाल है, और 54 में करेक्शन है, वो है 1.05 वोल्ट। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, ई नॉट सेल 10.5 हो ही नहीं सकता, लिथियम फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता। तो ये भी करेक्शन था वो नीट में, और उसी को एज इट इज कॉपी किया है। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? ऑफ कोर्स नहीं, अगर 1.05 ले लिया तो आंसर करेक्शन नहीं है, अगर सवाल को सही माना तो आंसर करेक्शन है, सवाल में करेक्शन कर दिया तो आंसर सही है। समझ पाए? और बताइए, एनीथिंग एल्स? बंद करूं इसे? चलो फिर पढ़ते हैं। कुछ और बोलना चाहोगे बेटा? ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक्सरसाइज 3 के सारे सबको करेक्शन मानते हो, सारे सवाल सही कर लिए हैं? सही कर लिए हैं। क्या अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जो सवाल नहीं करता है एक्सरसाइज 3 के? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 3 को आप 2 बार लगाइए, इनके सवालों की वैरायटी ज्यादा अच्छी है एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 में टाइप सारे कवर हैं, एक्सरसाइज 3 में टाइप सारे कवर नहीं है, पर एक्सरसाइज 3 के सवाल ज्यादा बढ़िया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 1 बढ़िया था, वो मैं बताते चल रहा हूँ। समझ पा रहे हैं क्या? एक्सरसाइज 3 जरूर लगाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और 2 बार जरूर लगाइए, सारी प्रोफाइल दिमाग में सेट करिए। 52 का सेकेंड एंड फोर्थ, क्या बताऊं इसमें यार, सबसे पहले ईसीएस के सीक्वेंस पे लिख लो ना, फिर सबसे ज्यादा गैप देख लो। अच्छा, कैन नॉट अकर बोला है, जहां उल्टा हो तो देख लेना, ऊपर वाला एनोड बनेगा नीचे वाला, जहां उल्टा हो कह देना वो नहीं होगा, फटाफट होनी चाहिए सवाल। एक बच्चा मुझे मिला था अभी ऊपर वाले बैच में, बोला सर मुझे करने में 2 घंटे 40 मिनट आसपास लगे। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा तो उसे दोबारा करिए, 1 घंटे के अंदर ही मुझे एक्सरसाइज से खत्म करना है। समझ पा रहे हैं? तब तक करिए जब तक 1 घंटे में ना खत्म होने लगे, और आंसर रटा नहीं होना चाहिए, आंसर पूरा मेथड आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? जैसे अभी ये प्रेशर हाइड्रोजन वाला सवाल बताया, तो ये नहीं कि रटे रहो 10⁻⁻14 वही टिक कर दिया, पूरा मेथड याद होना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। किसका मॉड्यूल था? सभी लोग आ जाइए। काइनेटिक्स में कहां पहुंच गए थे? सवाल कर रहे थे, ग्राफ वाला सवाल करा दिया था क्या? ग्राफ हो गया था, एक और लिख लो जरा सवाल, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, एक सवाल जो कल और हो जाना था लिख लीजिए। हम सब के सामने एक रिएक्शन गिवन है, SO3 से बन रहा है SO2 प्लस O2। ये जो रिएक्शन है इसमें आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दे रखा है, लिख लीजिए
ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की रफ्तार है 3.2 kg/h और आपसे पूछा है देन कैलकुलेट नंबर 1 ROA SO2 इन kg/h। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। ये सवाल आपको कठिन तो नहीं लगते? इस टॉपिक के सवाल सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होते हैं, लेकिन आपको इसका करने का एक बेहतरीन तरीका मैंने सिखाया है। और मैंने कहा आरओआर का एक्सप्रेशन एक नए तरीके से लिख लो, जब नीचे क्या लिख लो? मॉलिक्यूलर वेट। बस आपके लिए कठिन है ही नहीं, कर डालिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आरओआर इक्वल टू, अब मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखता हूं, जो पूछा बस वही लिखता हूं, काहे को पूरा लिखूं? ROASO2/2 बराबर ROaO2/1। बच्चों नीचे मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी लिखना पड़ेगा। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मॉलिक्यूलर वेट होगा तो जो रेट होगा वो ग्राम या किलोग्राम में होगा और आंसर भी ग्राम या किलोग्राम में आएगा। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे बच्चे का आंसर आएगा। बहुत अच्छे। तो ऐसे सवालों में अगर आपने मोल में कन्वर्ट किया तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, किलोग्राम को ग्राम बदलो, मोल बनाओ, फिर काहे को मेहनत करें। समझ पा रहे हो? सॉल्व करिए तो बताओ प्यारे बच्चों, यहां से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 कितना आएगा? 64 लिख देता हूं मैं, इंटू 2/32 इंटू 3.2 kg/h है ना। यानी बाकी सब तो नंबर है, यूनिट एज इट इज बच जाएगी, यस और नो? सॉल्व करिए, कितना आया? 0.1 यानी 12.8 kg/h है ना। ये सवाल सॉल्व करना आसान है कि नहीं है? चलो अब एक नए सफर में चलते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए। ठीक बन गया ना बच्चों? नहीं, नहीं बना किसी से? किससे नहीं बना? क्यों नहीं बना? हाँ, आपसे क्यों नहीं बना? कैलकुलेशन कहां है? ये पता है ना? फिर दिक्कत का किससे नहीं बना? प्लीज, अगर आपने क्लासेस करी है, इसको सीखा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था ऐसे सवालों में एक प्यारा तरीका है, हाँ या ना? और वही है कि अगर क्वांटिटी नहीं है तो फिर दिक्कत है। ये क्लासेस करी थी ना? नहीं करी थी क्या? हाँ, अच्छा। तो ऐसा मैंने तरीका, वही छोटी छोटी बातें ही बतानी पड़ती, समझना पड़ेगा। जैसे मान लो पूरी क्लास में काम का यही था, अब ये स्पीड बचा रहा है ना समय, इसलिए प्लीज कंसिस्टेंट रहिए। मैंने आपसे दो ही चीजें शुरू मांगी थी, आपको याद हो? जब सिलेबस स्टार्ट हुआ था क्या मांगा था? क्लास एंड होमवर्क। और कभी कुछ कहा और ना कहूंगा। और क्लास और होमवर्क का मतलब यही है कि क्लास डेली आना मतलब कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है। पर्यायवाची बोल दिया ना उसका। आज कह रहे सर नया बोल दिया आपने, कॉन्टिन्यूटी है। बाकी आपकी भलाई के लिए है। चलिए आगे बढ़े क्या? प्यारे बच्चों, अपनी काहे की फैक्ट्री थी? अमोनिया की फैक्ट्री में सुनिएगा, अमोनिया बन रहा था। पहले सिचुएशन को समझो, सिचुएशन क्या है। अमोनिया बन रहा था, 100 किलो अमोनिया रोज बनाते थे, बेच के पैसे कमाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से डिमांड कितनी आई? 500। अब हमें यह समझ में आया कि साहब 100 से 500 करे कैसे। तो हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें हमने आरओआर का एक्सप्रेशन पढ़ लिया। और आरओआर का एक्सप्रेशन जब हम अमोनिया की फैक्ट्री में लिखते हैं तो एक चीज तो आप सब समझ जाते हैं प्यारे बच्चों, कि आरओआर का एक्सप्रेशन में लिखूंगा आरओआर बराबर RODN2/1 बराबर RODS2 बराबर ROA अमोनिया बाई। अगर मुझे अमोनिया की रफ्तार बढ़ानी है तो मुझे पूरे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ानी। आज मैं इस काबिल तो हूं, मेरे कंसेप्ट इतने तो हैं कि मैं किसी की रफ्तार जानूं तो बाकी सबकी रफ्तार बता सकता हूं, लेकिन अभी मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं, किसी की रफ्तार बढ़ा किसी की रफ्तार घटा। आया ना? रफ्तार को बढ़ाएं कैसे, रफ्तार को घटाएं कैसे, ये सवाल हमारे मन में चल रहा था। उसी समय हमारी मुलाकात हुई एक महान व्यक्ति से जिनका नाम था गुल्डबर्ग एंड वागे। क्या नाम था? जिन्हें मैं प्यार से कहता हूं वागे साहब, चलेगा? हमारी मुलाकात हुई वागे साहब से। किससे हुई? वागे साहब ने एक लॉ दिया था जिसका नाम था लोमा। क्या नाम था? जैसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने क्या बोला था समझते हैं। उन्होंने कहा देखो बड़ी सिंपल सी बात है। हमने कहा क्या? बोले सुनो यार, दुनिया में अगर कोई रिएक्शन होती है, दुनिया में अगर कोई रिएक्शन, तो रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है। हमने कहा बात तो सही है। बोले यानी कि रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ना होता तो रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी ना होता। ना तो किसी के जाने की रफ्तार होती, ना तो किसी में आने की रफ्तार होती। अगर आज ये रिएक्शन है तो क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट है। इस पूरे पचेड़े का जन्म कहां से हुआ है? रिएक्टेंट से।
यानी कि अगर किसी रिएक्शन में कुछ हो रहा है तो शुरू कहां से हुआ है कहानी? रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता तो ना किसी के जाने की रफ्तार होती, ना किसी के आने की रफ्तार होती, ना पूरे रिएक्शन की रफ्तार होती। बोलो हाँ या ना? बोले मानो ना मानो इतना तो मानना पड़ेगा। हमने कहा क्या? किसी भी रिएक्शन का, किसी भी, जिसे मैं ROR कहता हूं, किसी भी रिएक्शन का रेट यानी ROR, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म से R लिखा करूंगा, चलेगा? उन्होंने कहा मानो न मानो इतना तो मानोगे किसी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उसकी रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। ए रुको, वागे साहब नए जमाने के आदमी थे पुराने जमाने के? और एनसीईआरटी कहता है इन ओल्ड डेज, क्या कहता है? इन ओल्ड डेज कंसंट्रेशन वाज रिफर्ड एज एक्टिव मास। तो वागे साहब भी पुराने जमाने के आदमी थे, वो कंसंट्रेशन नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? एक्टिव मास। उन्होंने कहा इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है एक्टिव मास का मतलब हमारे लिए क्या है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के मायने तो बहुत है, मगर वो जब भी बोला जाता है अक्सर मोलैरिटी माना जाता है और किसी गैसेस के लिए वो प्रेशर माना जाता है। एग्री और नॉट? उन्होंने कहा किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो उस रिएक्टेंट की एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगा। सरल भाषा में कंसंट्रेशन बोल देता हूं, चलेगा? अच्छा बताओ, अकेला ए सी को बनाएगा कि बी भी सी को बनाएगा? मतलब उस रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो ए पे भी डिपेंड करेगी और बी पे भी डिपेंड करेगी, हाँ या ना? अच्छा बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, अगर ए बी के प्रोपोर्शनल है और ए सी के प्रोपोर्शनल है तो मैं कह दूं ए इज प्रोपोर्शनल बी एंड सी, हाँ या ना? यानी प्यारे बच्चों, क्या उस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ए की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है? क्या वो बी की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है? यानी मैं दोनों कैसा लिख दो, कोई दिक्कत? अब उन्होंने कहा वागे साहब ने, हाँ प्रोपोर्शनल तो एक्टिव मास के होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल होना एक कहानी है और प्रोपोर्शनलिटी की पावर क्या है, अलग कहानी है। समझना, मैंने कहा x प्रोपोर्शनल टू y, क्या बोला? जब मैं प्रोपोर्शनल कहता हूं उसका मतलब अलग है, और जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता हूं उसका मतलब, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y यानी पावर। लेकिन अगर मैं कह दूं x प्रोपोर्शनल टू y है तो आपको सुनना पड़ेगा कि आखिर y की पावर क्या है। x प्रोपोर्शनल टू y ये भी तो हो सकता है, x प्रोपोर्शनल टू y, अरे ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो केवल यही होगा। उन्होंने कहा किसी रिएक्शन की जो रफ्तार है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि प्रोपोर्शनल है, और अगर प्रोपोर्शनल है तो पावर हमेशा वन हो कोई जरूरी। उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल होता है ये सच है, मगर उसकी अपनी एक पावर भी होती है, और जो पावर होती है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है। हमने इतना सुना था कि जल्दी से भागे भागे अपनी फैक्ट्री में आए। कहाँ आए? फैक्ट्री थी ना अपनी, हमने वहां जो काम पे रखे थे इंजीनियर, उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कुछ सीख के आए हैं। बोले क्या? बोले अपनी जो फैक्ट्री है N2+3H2 से बना 2NH3 रिएक्शन हो रही है, और वागे साहब ने जो सिखाया उसके हिसाब से इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर और H2 की पावर, यही तो होगा। एक मिनट समझते हैं, इस रिएक्शन की जो रफ्तार है क्या वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है? पावर 1 यानी डायरेक्टली, यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होगी दुगनी तो रफ्तार भी होगा। पक्का? पक्का? एक मिनट, नाइट्रोजन का क्या दुगना और कंसंट्रेशन का मतलब का फॉर्मूला? कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी या तो मोल बढ़ेगा या तो वॉल्यूम घटेगा। कंसंट्रेशन को बदलने का मात्र एक तरीका मोल, वॉल्यूम को बदल के भी कंसंट्रेशन बदला जा सकता है। बोलो हाँ या ना? मोल को कर दो दुगना, कंसंट्रेशन दुगना, वॉल्यूम को कर दो आधा तो कंसंट्रेशन दुगना। एग्री और नॉट? वागे साहब ने कहा कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा ऐसा होगा, तो हमने अपने इंजीनियर से कहा इसका मतलब ये है अगर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन दुगनी की जाएगी तो रफ्तार कितनी होगी? हेलो? फिर मन में लालच आया, अगर इसका दुगना करने से इसका दुगना होता है तो भाई साहब बगल में हाइड्रोजन भी तो है, इसकी कंसंट्रेशन दुगना तो 2 की पावर 3 यानी 8 गुना। हमने कहा 100 का 500, 5 गुना की डिमांड थी, अपना तो बन जाएगा 8 गुना, 100 किलो फ्री में दे देंगे। हमने कहा इंजीनियर से पता करो मार्केट में सस्ता क्या है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन? बोले सर नाइट्रोजन सस्ता है। हमने कहा फिर भी हाइड्रोजन मंगाओ। बोले क्यों? बोले दुगना मंगाओगे फिर भी 8 गुना बनेगा, और इसके दुगना से तो 2 ही गुना बनेगा ना अमोनिया।
इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दोगुनी तो रफ्तार होगी, और इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तो रफ्तार होगा। तो यहाँ पे दुगने से तो 8 गुना का फायदा हो रहा है ना। तो भले थोड़ा महंगा हाइड्रोजन मिल रहा, खरीद लो, रफ्तार तो 8 गुना बढ़ेगी। अरे अपनी फैक्ट्री की रफ्तार क्या थी? 100। डिमांड कितनी थी? 500। कितने गुना? 5 गुना। अरे 100 का 500, 5 गुना ना। तो आप तो 8 गुना बना रहे हो यार। 100 किलो फ्री में दे देना, हाँ या ना? सुनिएगा मेरी बात को। तुरंत आपने कहा ये लाओ, जल्दी से हाइड्रोजन ले आओ। हाइड्रोजन लाया, अपना अपनी फैक्ट्री की दुकान थी, तो बड़े बड़े चैम्बर होंगे नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, अमोनिया के, है ना। उसने क्या किया कि जल्दी से हाइड्रोजन को दुगना कर दिया। और हमें लगा था हाइड्रोजन दुगना हो गया, रफ्तार 8 गुना होगी। हमने एक आदमी लगा रखा था ना अमोनिया वाले चैम्बर में। हेलो, हमने कहा देख लेना भाई साहब, हो तो जल्दी से बता देना। वो पहुंचा था, देख रहा था, बोले सर 1 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। जिस रफ्तार से अमोनिया बन रही थी उसी रफ्तार से बन रही है सर। आज भी 100 किलो ही रफ्तार है, पहले भी 100 किलो थी, आज भी 100 किलो है। हम भागे भागे वागे साहब के पास, सर ये क्या बताया आपने? वागे साहब ने कहा पूरा सुना ही नहीं था, मेन पॉइंट आने वाला था, आप चले गए थे, भागे भागे फैक्ट्री चले गए। समझ पा रहे क्या? वागे साहब ने जो ये लॉ दिया, जिसका नाम था लोमा, जिसका नाम था, उसको हम किसी भी रिएक्शन के, अच्छा मजे की बात क्या है, हम क्या लिख रहे हैं? रिएक्शन का रेट। और कल भी क्या लिखते थे? रिएक्शन का रेट। बस फर्क कितना था, कल हमें किसी की रफ्तार पता होती थी, आज हमें किसी की रफ्तार नहीं पता, आज हमें केवल कंसंट्रेशन पता। बोलो आया ना? ये वही वाली बात है कि पहले गाड़ी की रफ्तार बताने के लिए गाड़ी में बैठना पड़ता था, अब तो फोटो खींच के रफ्तार बता देते हैं। चौराहे की बात कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे? पहले गाड़ी को देख के रफ्तार बताते थे ना। टेक्नोलॉजी देखो, आप तो बस कंसंट्रेशन बताओ, 5 मोलर है, ये रफ्तार है, देख लो भाई सब, आया ना? अरे कंसंट्रेशन रखोगे तो रफ्तार नहीं आ जाएगी। यानी अब किसी की रफ्तार जानने की आवश्यकता, उस रिएक्शन की रफ्तार केवल कंसंट्रेशन को जान के भी बताया जा सकता है, मगर एक कंडीशन थी। हमने वो कंडीशन सुना ही नहीं, चले गए फैक्ट्री में। वो कंडीशन क्या थी? कॉपी में लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लोमा। हाँ लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका डिटेल्ड डिस्कशन होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अभी मैं क्या सिखाना चाहता हूं सुनिएगा। लोमा भी एक तरीका है, एक मेथड है, जिससे किसी रिएक्शन का रेट लिखा जा सकता है, मगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ नियम है, कुछ शर्त है। जैसा लिखा बोर्ड पहले ऐसा लिखना, R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर A इंटू B की पावर B। गुलबर्ग एंड वागे, जिसे मैं वागे साहब कहता हूं, आपको लगेगा सर नाम क्यों नहीं लिखा रहे, पूरा इक्विलिब्रियम इतनी बार बोलूंगा कि आपको रट जाएगा, निश्चिंत रहिए। लिख लिया होगा? बहुत मुश्किल है पढ़ाई, पढ़ते रहिए यार। आपने भी तो बड़े सपने देखे, थोड़ा जलते रहिए, थोड़ा तपते रहिए, है ना? लिख लिया होगा सबने? मेहनत से घबराना नहीं है ना। मतलब बड़ा अजीब है, आती आपने कहा छुट्टी छुट्टी छुट्टी, यार मतलब छुट्टी के लिए फीस जमा करी थी क्या? मतलब मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे का मिशन 10 बजे तक पढ़ाओ आप यार सर, भावुक होके नहीं, अंदर से भावुक होके नहीं। आरिस, हाँ, मतलब यार वो, ये लिख लिया आपने? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। आपको तो कहने चाहिए सर आखिरी क्लास फंस के आप तो सिलेबस खत्म कर दो 3-4 दिन में, पर आप कहाँ कहते हो ये। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपको तो लग रहा है वहां पनीर खत्म हो जाएगा सर, जाने तो है, पनीर की चिंता है। और क्या आखिरी क्लास है, 10 बजे तक पढ़े, खत्म तो 3 चैप्टर कैसे? भावुक होके नहीं, अंदर से आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखना, विद द हेल्प ऑफ लोमा, with the help of loma with the help of loma ROR can be written, ROR can be
written but with some limitations. ROR can be written but with some limitations. ROR लिख सकते हैं मगर कुछ limitations है. वो limitations क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा मैकेनिज्म. चलेगा? तो ब्रैकेट लिख देना, लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में. क्या लिमिटेशंस है जब मैकेनिज्म शुरू होगा वहां बताऊंगा. ठीक? लिमिटेशंस कैन बी विल बी डिस्कस्ड इन मैकेनिज्म. आ जाओ जरा. लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट ये होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कल वाले तरीके से भी लिखा जा, लोमा से भी लिखा जा, मगर लोमा में एक शर्त है, एक नियम है, कानून है, वो मैं बताऊंगा जब मैकेनिज्म टॉपिक. अभी मान लेना उससे भी लिख सकते हैं. क्या? रेट ऑफ. चैप्टर में बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं. ROR रेट पढ़ाया ताकि ROR पढ़ाऊं, ROD पढ़ाया ताकि ROR पढ़ाऊं, ROA पढ़ाया ताकि ROR पढ़ाऊं, लोमा पढ़ाया ताकि ROR पढ़ाऊं. सारा किस्सा किसका चल रहा? ROR बोले तो रेट ऑफ. चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन थी तो लोगों को लगने लगा ये 100% सही नहीं है और इसे कुछ लोग कहने लगे इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट. लिखिएगा. लेकिन थ्योरी भी कभी कभी सच्चाई से मेल खा जाती है. वो कौन सी कंडीशन है बताऊंगा. इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट. जो लोमा है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. थ्योरेटिकल कहने का मतलब क्या है सुनिएगा. हमेशा डिक्टो ऐसा हो कोई जरूरी. जैसे आज मैंने मजाक में अमोनिया की फैक्ट्री का उदाहरण लेके समझाया कि आज N2 की पावर कितना आना चाहिए 1 अगर लोमा सही होता तो, और ये कितना आना चाहिए 3. लेकिन ऐसा अगर हुआ होता तो फिर तो हमारी रफ्तार भी 8 गुना हुई होती. लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है, हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है कि ऑब्जर्वेशन 8 गुना. और अगर ऑब्जर्वेशन 8 गुना नहीं हुआ मतलब ये जो है वो सही, यानी लोमा 100% सही. ऐसा मत कहो ना 100% सही नहीं है, ऐसा कहो ना उसको लगाने का एक नियम. उसको लगाने का एक वो नियम क्या है मैं बताऊंगा. अभी जानो वो भी दुनिया में एक नियम है, वो भी कुछ है. इज दिस क्लियर? लेकिन हमारी तो समस्या का भी सोल्यूशन नहीं मिला. हमें तो 100 से 500 करना है ना यार. हमने बुलाया इंजीनियर को, इधर आओ यार कुछ करो भाई सब, कैसे काम चलेगा. हाँ या ना? तो उसने कहा सर ऐसा करते हम लोग करते एक्सपेरिमेंट. क्या करते हैं? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा नायाब एक्सपेरिमेंट किया. क्या किया जरा सुनिएगा. इमेजिन करते प्यारे बच्चों हम सब के सामने. इमेजिन करो, सब लोग बोर्ड पे आइए जरा. ये नाइट्रोजन का चैम्बर है. किसका चैम्बर? और ये बगल में हाइड्रोजन का मान लो, और ये बगल में है अमोनिया का. मान लिया. हमारी ये फैक्ट्री है, खूब बड़े बड़े चैम्बर बने हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा. उसने कहा सर वागे साहब एक बात तो सही कह गए. हमने कहा क्या? उन्होंने कहा इस रिएक्शन की जो रफ्तार है कहीं न कहीं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती है. इन द सेम वे इस रिएक्शन की जो रफ्तार है कहीं न कहीं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड. बस वागे साहब गड़बड़ कहां कह गए, वो जो पावर उन्होंने लगा दिया स्टोइचियोमेट्री के बराबर. अरे हाँ या ना? तो बोले ऐसा करते हैं सर हम लोग पावर खुद से निकालते हैं. वो कैसे निकालोगे? बोले सर एक्सपेरिमेंट करते हैं. कैसे करोगे? बोले सर ऐसे करेंगे. एक बार हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को फिक्स करो. ये अपना चैम्बर है, ये भी. अरे हाँ या ना? एक बार नाइट्रोजन कंसंट्रेशन को दुगना करो. कैसे दुगना किया? कंसंट्रेशन दुगना करने कितने रास्ते? या तो कंसंट्रेशन के लिए मोल कर दो दुगना, या तो वॉल्यूम कर दो. लेकिन अगर वॉल्यूम हाफ करना है तो हमें फैक्ट्री में कुछ पिस्टन वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा. खर्चा आएगा. खर्चा करना नहीं चाहते हैं. अरे हाँ या ना? फिर हमने कहा भाई साहब नाइट्रोजन खरीद के डाल दो. अरे मोल बढ़ा दो. समझ पा रहे हो क्या? तो जैसे आपने नाइट्रोजन का मोल बढ़ाया क्या कंसंट्रेशन दुगना हुआ? आपने एक आदमी बैठा रखा था अमोनिया वाले चैम्बर में. सबको फील आ रहा है? मैंने बोला जैसे चेंज हो बताना. आपने उधर से क्या कंसंट्रेशन दुगना, कंसंट्रेशन. अब यहाँ का जो आदमी था वो पढ़ रहा था. बोले सर 1 मिनट में 1 ग्राम अमोनिया आ रहा है. 1 मिनट में 1 मिनट में चल रहा है, चल रहा है. आपने उधर कितना किया? तो आपकी उम्मीद क्या थी? अगर कंसंट्रेशन दुगना किया है तो रफ्तार भी दुगनी या तिगुनी या 4 गुना कुछ होना. 1 मिनट में कितना ग्राम अमोनिया आया था? लेकिन पता चला आज भी 1 मिनट में 1 ग्राम अमोनिया ही आ रहा. यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बदला मगर रफ्तार में कोई फर्क. तो बताओ उस रिएक्शन की रफ्तार
नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया कि नहीं किया? और जब कुछ डिपेंड नहीं करता तो क्या पावर जीरो लगाते हैं? ये जो जीरो आया, ये जो क्या मैंने मेरे सपने में देखा? किसी ने बताया? क्या मैंने एक्सपेरिमेंट करके लिखा? ये जो जीरो है क्या सबको फील आ रहा है? यानी अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं x प्रोपोर्शनल टू y की पावर जीरो, क्या सबको फील आया? यानी y बदलेगा मगर x बदलने वाला। आज ये जो मेरे सामने पावर आई है, जो प्रोपोर्शनैलिटी की पावर है, वो मुझे अपने से पता नहीं चला, एक्सपेरिमेंट करके पता चला, हाँ या ना? ये बताओ, जब एक्सपेरिमेंट करके पता चल रहा था तो हमेशा जीरो आए दुनिया में सभी रिएक्टर का कोई नियम है क्या? वो वन भी आ सकता है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना यार। मैंने कहा जैसा एक्सपेरिमेंट नाइट्रोजन में किया, डिट्टो सेम एक्सपेरिमेंट कहां कर दो? हाइड्रोजन। अब उसने हाइड्रोजन के चैम्बर में गया, हेलो, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कर दी दुगनी, कितनी करी? कर दो। क्या किया? दुगना। कंसंट्रेशन दुगना करने कितने तरीके? आगे न्यूमेरिकल बनेंगे, फिर कहना नहीं वॉल्यूम नहीं याद आ रहा है सर। कितने तरीके? या तो मोल कर दो या तो वॉल्यूम कर दो। अच्छा, कंसंट्रेशन दुगना एक सबसे सिंपल नंबर बोल रहा हूँ। पैसे ज्यादा हो तो ज्यादा कर दो, 4 गुना करो, ज्यादा मिलाओ हाइड्रोजन। अरे समझ पा रहे हो क्या? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कर दी हमने। अब एक बंदा लगाया था अमोनिया के चैम्बर में, लगा दो। हमने कहा भाई कुछ चेंज आए तो बताना, ऐसा होता है ना? अरे हाँ या ना? उधर से हाइड्रोजन कितना किया? दुगना। अब ये बंदा पढ़ रहा था, सर 1 मिनट में 1 ग्राम, 1 मिनट, सर 1 मिनट में 2 ग्राम आ गया, सर 2 ग्राम, 1 मिनट में 2 ग्राम आया। यानी कंसंट्रेशन यानी रफ्तार बढ़ी की घटी? 2 ग्राम आया कि 1 मिनट में 2 ग्राम आया? इसलिए रफ्तार बढ़ी। हाइड्रोजन को कितने गुना किया था तो रफ्तार कितने गुना हुई? 1 का 2, दुगुना हुआ ना? यानी किसकी पावर? क्या ये पावर मेरे सपने में आया? किसी ने बताया? क्या मैंने एक्सपेरिमेंट करके लगाया? यानी आज हम सब दुनिया को बता सकते हैं ये जो रिएक्शन है उसका हमारे सामने एक एक्सप्रेशन आ चुका है, n2 की पावर 0 इंटू h2 की पावर 1, हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ पा रहे हो क्या? सर ये एक्सप्रेशन हमें ये बताना चाहता है कि नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, रिएक्शन की रफ्तार में फर्क पड़ने वाला, लेकिन हाइड्रोजन करोगे दुगुना तो रफ्तार होगा। बोलो ना यार। अपना प्रोडक्शन कितना था 100, कितना चाहिए? तो कितने गुना कर दूं? 5 गुना कर दूं तो रफ्तार 5 गुना हो जाएगी। अरे बोलो ना यार। ये जो पावर आया, ये जो पावर आया, क्या मैंने एक्सपेरिमेंट करके लगाया? ये जो एक्सप्रेशन आप सबके सामने लिखा है प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है रेट लॉ। क्या कहते हैं? कुछ देर पहले जो मैंने लिखा था इसे क्या बोला और इसे क्या बोला? दोनों में अंतर है। वो हमने केवल स्टोइकियोमेट्री देख के लगाया था, मगर एक्सपेरिमेंट करके लगाया है। बोलो ना यार। एक बात बताओ, ये जो पावर है क्या इसको देख के आपको प्रोपोर्शनैलिटी पता चल रही है? और इसी पावर का नाम रखा गया ऑर्डर। क्या नाम रखा गया? चलेगा। हमारा टारगेट क्या था? 100 से आपने कहा जा ले आ 5 गुना, हाइड्रोजन लाया वो 5 गुना। हेलो, रफ्तार कितने गुना होनी थी? रफ्तार बढ़ी लेकिन डिप्टो 5 गुना नहीं हुई। लेकिन डिप्टो 5 गुना। आपने कहा अब क्या हुआ? वही तो बताऊंगा। करे तो यही तो है, यही तो सवाल चल रहा। 100 से कितना करना है? 500। वही तो पूरा चैप्टर में सीखोगे। 5 गुना किया लेकिन डिप्टो 5 गुना। एक बात, दूसरी बात, फिर आपने ऐसे एक दिन बैठे थे इंजीनियर साहब, बोले यार चलो ठीक है रफ्तार तो बढ़ी, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना पैसा लगाए रफ्तार बढ़ जाए? बोले सर फायदा आपको ज्यादा है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर आज आपको हाइड्रोजन खरीदना है तो हाइड्रोजन खरीदने के लिए आपको वहां पे कुछ न कुछ तो सामान मंगाना पड़ेगा। हम रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसे बढ़ाना चाहते हैं कि बिना एक इनपुट दिए। इज दिस क्लियर? लेकिन आज मतलब कुछ भी किए बिना हम कुछ ऐसा करें कि बस बोल दे फैक्ट्री में रफ्तार बढ़ जाए, रफ्तार बढ़ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? देखते हैं। फिलहाल अभी आज हम सब के सामने जो एक्सप्रेशन है इसका क्या नाम है? रेट लॉ। कॉपी डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग रेट लॉ। जैसे बोलूं वैसे लिखना। कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग रेट लॉ। एक बात बताओ, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है? लिखिएगा, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंट करके क्या निकालते हो? फोर्स की मोमेंटम। लिखिएगा, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। क्या निकालने का? सेकंड पॉइंट लिखना, टू कैलकुलेट आर ओ आर।
हमारा तो एक ही पर्पज है, ROR। टू कैलकुलेट ROR। एक बात बताओ, ये एक्सपेरिमेंटल है तो ज्यादा सही होगा कम सही? आपसे ज्यादा सही कि मुझे ज्यादा सही? लोमा से। देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव देन लोमा। ये लोमा से ज्यादा सही है और ज्यादा एक्यूरेट है। चलेगा बच्चों? इमेजिन करते अपनी वही फेवरेट रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। चलेगा? मुझे बताओ, क्या आप सब इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख पाओगे? आप कहोगे आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, क्या ए लगाऊं कि बी लगाऊं? कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। इस कुछ भी को हमने बोला एक्स। क्या बोला? अच्छा, केवल ए पे डिपेंड करेगा, बी पे भी? तो लिख लिएगा ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। एक मिनट, पहले इसको लिखो। अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट यह है प्यारे बच्चों, जब हम लिखते हैं रेट लॉ, क्या लिखते हैं? तो रेट लॉ में हर वो चीज आती है जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित करती है। मैं फिर बोलता हूं, जब हम लिखते हैं रेट, ऐसे लिखने के तरीके को ही कहते हैं रेट। और रेट लॉ में हर वो चीज आती जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित करती। रिएक्शन की रेट को हमेशा रिएक्टेंट प्रभावित करे, ऐसा कोई नियम? हमारा पूरा सिलेबस में जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं। बच्चों के मन में एक इमेज बनने लगता है, एक मिसकंसेप्शन आने लगता है, एक वहम आने लगता है कि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आता है। नहीं ऐसा, कभी कभी प्रोडक्ट भी आता। अरे हद हो जाती है जब कभी कभी कैटलिस्ट भी आता है। समझ पा रहे हैं क्या? कैसे आता है बताऊंगा। अभी याद रखना, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में हर वो चीज आती जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित करती। लिखिएगा बगल में डब्बा बना के, बादल बना के। रेट लॉ में, रेट लॉ में कभी कभी, रेट लॉ में कभी कभी, ये कभी कभी कब होता है सर बताऊंगा। रेट लॉ में कभी कभी प्रोडक्ट, और एनसीईआरटी वाले बड़े चालाक है, उन्होंने कहीं लिखा तो नहीं है मगर एक रिएक्शन लिखा है जहां बीच में कैटलिस्ट भी लिखा है। बस वो रिएक्शन लिखी है। हेलो, कभी कभी प्रोडक्ट और कभी कभी कैटलिस्ट भी आता है। अगर कोई मुझसे कहे कौन कौन आता है, तो मैं कहूंगा वो सब कुछ आता है जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में वो सब कुछ आता है जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। रिएक्शन की रफ्तार हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिसाइड करे, कोई जरूरी? हाँ ये सच है, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, लेकिन एक समय के बाद प्रोडक्ट भी रिएक्शन की रफ्तार को डिसाइड करता है, ऐसा भी होता है। तो जस्ट क्लियर? एक बात, ये जो एक्स और वाई लगाया, क्या ये मैंने अपने मन से लगाया? एक्स और वाई क्या पावर है? ये कैसे आया? अगर कोई मुझसे कहे एक्स क्या है? नंबर। वाई क्या है? नंबर। कोई मुझसे कहे इस नंबर का फील क्या है, तो मैं कहूंगा इस नंबर का वही फील है जो प्रोपोर्शनैलिटी का फील है। मैंने कहा प्रोपोर्शनैलिटी 1, क्या बोला? प्रोपोर्शनैलिटी फील आया कि नहीं आया? अब मैं कहूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, वही वाला फील आया कि नहीं आया? करोगे दुगुना तो एक्स भी होगा, कंसंट्रेशन दुगुना तो रेट भी। यानी ये जो एक्स है, जो कि नंबर है, उसका फील वही है जो प्रोपोर्शनैलिटी का है। क्या बोला मैंने? बोलो। जो एक्स है वो एक नंबर है, उसका फील वही है जो प्रोपोर्शनैलिटी का है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई नंबर, ये नंबर है बस। एक्स एंड वाई नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को कि मोमेंटम को? रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनैलिटी, रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनैलिटी।
और इसी प्रोपोर्शनलिटी को केमिस्ट्री की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑर्डर। बोलने के लिए ऑर्डर है, अपने लिए तो भाई साहब नंबर है। बोलने के लिए, अपने लिए तो हाँ समझते हैं। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, ए से बना बी, क्या इसका रेट लॉ में आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स कह दूं? क्या मैं एक्स की वैल्यू 1 कह दूं? मान लो ये 1 मैंने अपने मन से लिखा, अभी तो मन से लिखा है, लेकिन मेरा मन एक्सपेरिमेंट करके आया है, चलेगा? ये जो एक्सपेरिमेंट करके आया, मुझे बताओ ये क्या प्रोपोर्शनलिटी बता रही? और यही ऑर्डर है। मतलब अगर मैं कभी बोलूं ऑर्डर 1 तो दंड से फील आएगा, मतलब वो ऐसी रिएक्शन है जिसका कंसंट्रेशन दुगना करोगे तो रफ्तार भी दुगना हो जाएगा। ऑर्डर है 0, फील बोलो, फील बोलो, फील। सर बाजार में 1 रुपया खर्च मत करना, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो रफ्तार बढ़ाने वाली नहीं। इसीलिए ऑर्डर जानना जरूरी है। जानो तो सही सामान कौन सा लगाएं। अरे हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। आज एक्स एक कन्वेंशन होगा, है ना इस टॉपिक का। जब भी बोलूं एक्स समझ जाना ए की पावर, और जब भी बोलूं वाई समझ जाना। फिर कहना नहीं साहब एक्स क्या है, चलेगा? लिखना जरा। अच्छा ये जो पावर है क्या भाई प्रोपोर्शनलिटी है? प्रोपोर्शनलिटी मन में है, दुनिया के लिए क्या बोलेंगे इसे? ऑर्डर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एक्स। ऑर्डर किसका, आपका कि मेरा? लिखना विद रिस्पेक्ट टू ए। ए क्या ये नंबर है? क्या नंबर 0 हो सकता है? क्या नंबर पॉजिटिव हो सकता है? क्या नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है? बोलो बच्चों। क्या नंबर निगेटिव भी हो सकता है? होने को वो कुछ भी हो। अगर आप समझदार हैं तो बोलो वाई को क्या बोलोगे? बोलो बच्चों। हाँ बोलते भी रहना, लिखते रहना। लिखना तेज, बोलना धीरे। वाई लिखिएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑनलाइन वालों सो गए क्या? जग रहे हो ना यार? ठीक है हाँ बस बेटा, ऐसे थोड़ा लिखते रहा करो, है ना, लगे कि आप लोग सुन रहे हो। चलिए लिख लिया होगा सबने। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, आओ जरा बताओ, क्या वाई भी एक नंबर है? क्या वो 0 हो सकता है? क्या वो पॉजिटिव हो सकता है? क्या वो फ्रैक्शनल हो सकता है? क्या मेरे प्यारे बच्चों वो निगेटिव भी हो सकता है? अगर एक्स और वाई दोनों नंबर है तो नंबर नंबर जोड़ोगे तो क्या अलजेब्रा बन जाएगी? अरे नंबर और नंबर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा एक्स किसकी पावर थी? ए की। वाई, और क्या ए और बी की पावर जोड़ा तो पूरे रिएक्शन का पावर मिला। और इस नए नंबर का हमने नाम रखा एन। क्या नाम रखा? और आज से दुनिया वालों एन को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप समझदार है तो एक सवाल पूछ लूं क्या? क्या कह रहे? किससे पूछूं? क्यों? हाँ अच्छा अच्छा। बता नहीं पाओगे, फिर आओ जरा। हम सबके सामने क्यों ऐसा काम करते हैं? अगर एन बोलूं तो एन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चलेगा? आइए जरा, अब अगर आप समझदार हो तो मुझे बात बताओ, नंबर और नंबर को जोड़ोगे तो क्या नंबर मिलेगा? और नंबर मिलने को 0 भी तो मिल सकता है, नंबर मिलने को पॉजिटिव भी तो मिल सकता है, नंबर मिलने को फ्रैक्शनल भी तो मिल, नंबर मिलने को तो निगेटिव भी मिल नहीं मिल सकता। किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निगेटिव हो, मगर ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने वाला। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, वो कहता है आखिर ऐसा क्यों सर? अगर x के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है और y के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, तो जोड़ने पे तो ओवरऑल नेगेटिव हो ही सकता है। मैंने कहा बेटा मैथ की दुनिया से ऊपर उठो, केमिस्ट्री चल रही है। ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो, जानने की इच्छा है तो बताऊं वरना रहने दो। इच्छा कहाँ है आपके मन? आइए जरा, आइए समझते हैं आखिर। पहले ये लिखते चलो, यहां तक पहुंच गए? लिख लिया? अब
अब सवाल है आखिर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, और समझते हैं। इमेजिन करते हैं हम सब के सामने एक रिएक्शन है, ए से बना बी। क्या रिएक्शन? एक मिनट, क्या ये रिएक्शन है? थोड़ा कंसेप्ट चेक करता हूं आपके। क्या आप इसके आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिख लोगे? कितने बच्चे लिख लेंगे? रेजर है। आर ओ आर बराबर आर ओ डी बराबर आर ओ ए बी, हाँ या ना? मजा आने वाला है। बराबर, जरा सुनिएगा, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? और क्या अभी आपको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका और बताया? क्या आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स कह दूं, चलेगा? अभी कुछ देर में प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे। हेलो, अभी फिलहाल मुझे बताओ, क्या ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है? ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है? मतलब सब आपस में बराबर होने वाला है। पल भर के लिए मान लो इसकी पावर बने, मान लो मैं कह दूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, बोलो चलेगा? यानी कंसंट्रेशन दुगना तो रेट भी, कंसंट्रेशन आधा तो रेट भी। ऑर्डर 1 का फील आ गया, ऑर्डर हुआ 0, कंसंट्रेशन दुगना तो रेट 0 नहीं, कोई फर्क नहीं। मतलब हम लोग 0 ऑर्डर बोलेंगे सरकारी गाड़ी। क्या बोलेंगे? कितनी भी सवारी बैठ जाए, रफ्तार बदलने वाली, कितना भी कंसंट्रेशन कर दो भाई साहब, एक चलती है गाड़ी। समझ पा रहे क्या? सरकारी गाड़ी चलती है गाड़ी, मगर रफ्तार बदलती। तो 0 ऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे? 0 ऑर्डर को सरकारी गाड़ी। हाँ, ये समझाऊंगा। फिलहाल अगर ऑर्डर 0 है, कैसा है? यानी कि कितना भी कंसंट्रेशन कर दो, रफ्तार बदलने वाला, जिस रफ्तार से चल रहा उसी रफ्तार से चलता जाएगा। 0 का फील दिमाग में है, 1 का फील भी दिमाग में है। सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी ऑर्डर माइनस में होता, सोचो अगर कभी ऑर्डर, तो इसका क्या फील होता? इसका ये फील होता, इसका ये फील होता। अगर कंसंट्रेशन को दुगुना, अगर कभी ऑर्डर निगेटिव होता, तो इसका क्या फील होता? सुन रहे हो ना? जानता हूँ लास्ट क्लास है, जानता हूँ सैटरडे, आप थक गए होंगे 6 दिन से पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी घर नहीं जाना है। कहाँ घर गए थे? कहाँ से घूम के आ गए? कहाँ गए? सभी लोग, सभी लोग। कुछ लोग तो घूम के भी आ गए और आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तेरी तेरी सैर कैसी थी? मैं तो बढ़िया यहाँ घूम के आ जाओ, आ जाओ। आइए, मैंने कहा क्लास में जाकर ना कहीं घूमने क्यों चले जाते हैं आप लोग? अच्छा, मजे की बात है, घर जाते हैं फिर सो भी जाते हैं। बोले क्यों? बोले इतना घूमे थक गए। आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, इसका मतलब क्या? सुनिएगा, अगर कंसंट्रेशन किया दुगुना, क्या किया? इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन दुगुना, तो अब रफ्तार बढ़ेगी नहीं घटेगी। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन दुगुना किया यानी 2 की पावर -1 किया, और 2 की पावर 1 -1 यानी हाफ हुआ, यानी रफ्तार बढ़ रही घट रही? यानी अगर कभी किसी का ऑर्डर निगेटिव होता है, तो पहले उसका फील सेट करो। अगर कभी किसी का ऑर्डर निगेटिव होता, अगर होता है, तो इसका यह तात्पर्य है कि उसकी रफ्तार बढ़ती रही कंसंट्रेशन के बढ़ने से, चलेगा? जब पहली बार रिएक्शन शुरू होगी, जब पहली बार रिएक्शन, तो रिएक्शन की रफ्तार तो 0 से ही आई होगी। हर चीज की शुरुआत तो 0 के बाद ही होती है। एक पौधा भी तो बनने के पहले बीज होता है। अरे हाँ या ना? पहली बार जब रिएक्शन की शुरुआत हुई होगी, पहली बार जब रिएक्शन की शुरुआत, तो रफ्तार तो 0 से आई होगी। लेकिन ये कहना चाहता है पहली बार ही जब रिएक्शन शुरू होगी, तो रफ्तार घटने लगी। अरे हाँ या ना? क्या पहली बार एक मॉलिक्यूल आके टकराया होगा, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर 100? हाँ या ना? 1 से 2 से 10 से 100, कंसंट्रेशन बढ़ा कि घटा? तो जब एक मॉलिक्यूल टकराया होगा, रफ्तार सबसे कम होगी। लेकिन जब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ी तो कंसंट्रेशन बढ़ी, और कंसंट्रेशन बढ़ी तो रफ्तार घटी। अरे बोलो ना? अगर पहले ही रफ्तार सबसे कम थी, तो रफ्तार जब और घटी होगी तो प्रोडक्ट कैसे बना होगा? समझना, एक बीज को पानी जमीन में लगाओ, वो बीज ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे घट रहा है, तो पौधा कहां से बनेगा? पहली बार ही जब आपने बीज डाला तभी से वो घट रहा है, तो क्या कभी पौधा बन पाएगा? अगर कभी किसी का ऑर्डर निगेटिव होता है,
तो ये मतलब होता है कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से रफ्तार घटने लगता है। पहली बार ही जब शुरू हुआ तभी से घट रहा, तो बड़ा कैसे हुआ? मैंने क्या बोला, समझे? नहीं समझे? शुरुआत से सोचना पड़ेगा, t बराबर 0 सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन आरंभ से ही घटना शुरू होगा, शुरू होने के पहले ही घट रहा, तो हुआ कैसे होगा? समझ पा रहे क्या? कोई हो के घटे तो समझ में आता है, जन्म होने वाला था तभी घटने लगा, तो हुआ कैसे होगा? यानी कभी भी ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने वाला। फिर एक बच्चा मेरी बात को ध्यान सुन रहा था, कहता है चलो मान लिया। क्या बोला उसने? चलो ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा कोई आते से ही घटने कैसे लगा होगा। फिर किसी के रिस्पेक्ट में निगेटिव कैसे होता है? किसी के रिस्पेक्ट में निगेटिव। अब जरा सुनिएगा, इमेजिन करते हैं दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, a प्लस बी से बना c प्लस। मान लो दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, दुनिया में कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं। भावुक मत हो जाना आप, है? हाँ, दुनिया में कुछ दोस्त भी ऐसे जो आस्तीन के सांप होते हैं। कभी कभी रिएक्टेंट में कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्टेंट जो एक समय तो साथ देते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर साथ देना छोड़ देते हैं। और इन्हीं रिएक्टेंट का नाम कई बार इनहिबिटर के नाम से दुनिया जानती है। हाँ, किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो जो एक रिएक्टेंट है, हो सकता है अच्छा उसके बिना रिएक्शन होगा भी नहीं। अकेला ACOD कैसे बना देगा? है? बिना बी के तो COD बनने वाला नहीं है ना। लेकिन बी नहीं है तब भी काम चलने वाला नहीं है, और बी है तो भाई साहब वो रफ्तार को उसके रिस्पेक्ट में घटा रहा है। हाँ, ये सच है कि ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता, मगर किसी के रिस्पेक्ट निगेटिव हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ रिएक्टेंट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, एज अ पॉइजन भी काम करते हैं। इज दिस क्लियर? कैसे काम करते हैं वो सब इस चैप्टर में आएगा, अभी याद रखना। हाँ, ये सच है, किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, मगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला नहीं। इज दिस क्लियर? रेट लॉ में रिएक्टेंट भी आ, प्रोडक्ट भी आ, कैटलिस्ट भी आ, हर वो कुछ आ सकता है जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं केवल रिएक्टेंट आएगा, हर वो चीज आएगी जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकती है। अब एक बात बताओ, हमें अगर रिएक्शन की रफ्तार निकालनी है, रिएक्शन की रफ्तार क्या निकालनी है? रफ्तार। तो क्या हम सब के सामने कुछ ऐसा आ चुका है, R प्रोपोर्शनल टू A की पावर S इंटू B की पावर? बोलो ना यार। अगर रफ्तार निकालनी है तो क्या प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वेशन बनाना पड़ेगा? हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और उसे कुछ ऐसे लिख डाला, हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और उसे कुछ, और ये जो एक्सप्रेशन आप सबके सामने बन के आया, दुनिया वालों, इसे ही रेट इक्वेशन कहा गया। क्या कहा गया? गौर फरमाइएगा, ये जो लिखा ये क्या था? रेट लॉ में केवल क्या है, और जब उसमें इक्वेट कर दिया तो क्या बन गया? इक्वेशन। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग रेट इक्वेशन। बिल्कुल सही कह रहे हो पुरु। रेट इक्वेशन लिखना, फर्स्ट पॉइंट रेट इक्वेशन लिख लिया। उसके बाद इसे लिखिएगा R बराबर K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y। रुको जरा, कुछ ऐसा है जो आपको पहले से पता है। R समझते हो, किसका रेट? ये डब्बा किसका है? और X और Y ऑर्डर तो बोल रहे हो, मन में क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी। चलेगा, ऑर्डर लिखने के लिए, ऑर्डर सुनने के लिए, ऑर्डर बोलने के लिए, लेकिन फील के लिए प्रोपोर्शनैलिटी। कोई दिक्कत? चलिए जरा, मतलब सीखने का विषय केवल कौन है? के। लिख लो जरा नीचे अलग से के। ए, इस इक्वेशन का नाम क्या है? तो कांस्टेंट का नाम क्या रखे? लिख लीजिए, इसके का नाम है रेट कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, मार्केट में से और भी नाम से जाना जाता है, इसे कभी रेट कांस्टेंट भी कहते हैं,
इसे कभी वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और कहना भी चाहिए यार, है ना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो नाम है वो है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन। एक मिनट, कप्पा याद आया? अरे आओ जरा बेटा, ये क्या है? ये कप्पा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये केल्विन, ये क्या है? जब एक बार सिलेबस हो जाएगा फिर सारे के एक बार लिख के कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक। अभी फिलहाल एक के वहां आ गया था, अरे हाँ या ना? ये क्या है? रेट कांस्टेंट, चलेगा क्या है ये? अगर आपको याद हो, हमने कप्पा पढ़ाया था आपको। कप्पा का दूसरा नाम बोलो। मैंने कहा जब भी स्पेसिफिक बोला बाकी सारा पैरामीटर याद आया क्या? और आज फिर से स्पेसिफिक बोला गया है। मैंने कहा था हमेशा जब भी स्पेसिफिक बोला जाएगा बाकी सारा पैरामीटर वन माना जाएगा। ए, ये रिएक्शन रेट है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है? यानी ये रिएक्शन रेट नहीं है, मगर एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो भी रेट होता है वही रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। आओ समझते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। आओ जरा, वो स्पेसिफिक कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों सुन रहे हो ना? अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया 1, मान लो 1 की पावर 0, 1 की पावर -1, 1 की पावर -1, -1, अच्छा, और 1 की पावर x, x तो पता ही नहीं आपको, ठीक है। इसीलिए हमने a को कितना माना? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो कितना आएगा? 1, हाँ या ना? जब a होगा 1, कर दो 1, क्या 1 कर दिया? a क्या है? अपनी काय की फैक्ट्री थी, तो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन 1 करो। बहुत जल्दी कर देते हो, कैसे किया? सर अगर चैम्बर था 100 लीटर का तो 100 मोल कर दिए। अच्छा मान लो 200 मोल भरा था तो क्या करोगे? क्या 200 मतलब और सीमेंट लगा के बनाओगे? अरे बेटा 100 मोल निकाल देना, 100 हो जाएगा। अरे यार 100 मोल वॉल्यूम, मैंने कहा मान लो आपके चैम्बर में 200 मोल नाइट्रोजन थे और 100 लीटर का चैम्बर था, तो हाँ, तो कैसे करोगे 1? तो कुछ कह रहे हैं सर वॉल्यूम बढ़ा देंगे। अरे सोचो बेटा, मोल निकाल देना, उड़ा देना, गैस ही तो है, ठीक है। चलो आओ कर दो जरा 1, कर दो 1, 1 कर दिया। अब बी को भी 1 करो, किया कि नहीं किया? तो 1 की पावर कुछ भी 1, 1 की पावर कुछ भी 1, और जब ये होगा 1 1 यानी कि आर बराबर, सुनो सुनो सुनो, यानी जब कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा उस समय जो भी रिएक्शन का रेट आएगा वही रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। पूछा जाता है रेट कांस्टेंट कैसे निकालें? कुछ नहीं, ए को कर दो 1, उस समय जो भी रफ्तार है वही रेट कांस्टेंट के बराबर। यानी कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर है। ए, रेट कांस्टेंट के बराबर है कि रेट कांस्टेंट रेट के बराबर है? रेट रेट के, क्योंकि कंसंट्रेशन बदलोगे तो रेट बदलेगा, रेट कांस्टेंट बदलने वाला। लेकिन जब कंसंट्रेशन 1 होगा उस समय जो भी रेट होगा वही रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो क्या रेट कांस्टेंट रेट के बराबर है? हमेशा एक स्पेसिफिक कंडीशन में, इसीलिए इसका नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक कंडीशन वाला रेट ऑफ रिएक्शन। सवाल ऐसे बोलता है अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, और सवाल में आर लिखा होता है। हेलो, देखो पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, यहां पे पॉइंट लिखेगा इट मींस, यानी कि इट मींस, it means rate constant becomes equal to, it means rate constant becomes equal to, becomes equal to rate of reaction
when concentration of each component when concentration of each component is 1, when concentration of each component is 1, that's why it is known as specific reaction rate. That's why it is known as specific reaction rate. चलेगा? एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूं, बता दूं क्या? लेकिन वो फैक्ट इतना ध्यान से आपको सुनना है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, देखता हूं सबके सब सही जवाब देते गलत देते हैं। चलेगा? बोलू एक फैक्ट बोलता हूं और उस फैक्ट को मैं पूरे चैप्टर में समझाऊंगा, पूरे चैप्टर में, मतलब बताऊंगा समझाऊंगा पूरे चैप्टर में। चलेगा? फैक्ट क्या लिखिएगा? नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों एक बात बताओ, ये जो आपके सामने रेट कांस्टेंट आया, ये जो रेट कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ना आया ना, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट रेट कांस्टेंट के बारे में एक छोटा सा फैक्ट। रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। अरे लिखो, रेट कांस्टेंट is a constant which is constant. Rate constant is a which is for a constant reaction. Rate constant is a constant which is, मतलब रेट कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज अ, मगर ये कब है कांस्टेंट? विच इज कांस्टेंट फॉर अ कांस्टेंट at a constant temperature, at a constant temperature। अगर आप कुछ अच्छा ना बोले तो ना बोलिए, उगलोगे तो कुछ गंदा ही बोलोगे, चुपचाप बैठे रहिए। at a constant temperature for a given catalyst, आओ समझते हैं। एक बार ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ लो। पढ़ लिया? मन में पढ़ेंगे। एक सवाल पूछूं क्या? कैसा लगेगा अगर सबके सब गलत जवाब दे दो? आपके सामने आंसर लिखा फिर भी गलत दोगे? सच में? लिखो जरा, जब पूछो तभी एक साथ आंसर बोलना है ना, पहले से बोलने मत लगना। लिखिएगा रेट कांस्टेंट, एक स्टेटमेंट लिखो, ट्रू फॉल्स, सही गलत। लिखिएगा रेट कांस्टेंट for a given reaction, rate constant for a given reaction। पर ये जो सवाल लगा रहा हूं ना, आप चाहे तो इसको क्रॉस कर देना, मतलब बाद में नोट्स मत पढ़ना, वरना फिर नोट्स बहुत ज्यादा दिखता है। ये बस इसलिए करा रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझा पाऊं, लेकिन बाद में आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो ये स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, 2-3 लिखाऊंगा, आप चाहे तो बाद में एक बॉक्स बना देना, ठीक, और लिख देना ऐसे पढ़ना नहीं है। समझ पाए? आपको लगे पढ़ लेना, पर नहीं पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लिखना जरा, इस स्टेटमेंट को सेट कर रहा हूं उनके माध्यम से। क्या लिख रहे थे? रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन reaction is the function of, for a given reaction is the function of temperature and catalyst, is the function of temperature and catalyst। अपने आंसर सोच रहे, जब पूछूं तब बताना। is the function of temperature and, अच्छा फंक्शन का मतलब है डिपेंड्स, फंक्शन का मतलब है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मेन आंसर ऊपर लिखा है। सोच लिया आंसर? चलो, कितने बच्चे कह रहे हैं फॉल्स? रेज योर हैंड। फॉल्स, क्या बात है? आधे नहीं बोल रहे हो क्या? मतलब देखो, आंसर अलग आ गए, कुछ के तो गलत होंगे, और मैंने यही पहले कहा था, आपके सामने आंसर है तब भी गलत बोलोगे, और यकीन मानो इस पूरे को पढ़ा दूंगा, रटवा दूंगा, फिर भी आप मुझसे डिस्कशन में सवाल पूछोगे। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे पता आपको? देखना। क्यों? क्योंकि आप उतने ध्यान से नहीं सुन रहे। वो जो पेनिट्रेशन है ना शब्दों का, दिमाग में उतना नहीं होता जितना होना चाहिए।
यही आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल मुझे 100% फोकस चाहिए जरा। रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड, कितने बच्चे कह रहे फॉल्स, रेजर रहने का फिर से कितने, एक बार हाथ नीचे मत करना, कितने बच्चे कह रहे हैं फॉल्स? ठीक है भाई साहब, फॉल्स वालों का चेहरा देख लूं, ठीक है। कितने बच्चे कह रहे ट्रू? आपने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया? नन ऑफ दीज नहीं है भाई साहब, दो ही ऑप्शन है। चलो, और प्यारे बच्चों, कितने बच्चों का जवाब फॉल्स है? क्या बात है, और आप सबका जवाब भी फॉल्स है। एक मिनट, क्या कहना चाहता हूं, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट फॉर अ कांस्टेंट रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्शन को फिक्स कर दो तो केवल दो ही पैमाने हैं जिनसे रेट कांस्टेंट बदले, एक है टेम्परेचर, दूसरा है, अब लगता है सीख गए आप। यानी रेट कांस्टेंट को बदलने के कुल कितने पैमाने हैं? एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है, लेकिन अगर रिएक्शन को फिक्स कर दो, अब कितने चलेगा? पूछ लो अगला सवाल, लिखो जरा। और अब भी गलत करो तो क्या कहते हो? लिखो जरा, लिखो लाला लिखो। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ, रेट कांस्टेंट is the function of, is the function of three parameter, is the function of three parameter। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो बिल्कुल कॉमन सेंस लॉजिक है वही कहिएगा। ये मत सोचना मैंने कह दिया गलत होगा तो घबरा के गलत कर दो। चलो, कितने बच्चे कह रहे हैं फॉल्स? तो बोलो ना यार, अभी फॉल्स फॉल्स हुआ था। अच्छा, इसलिए नहीं बोल रहे हो क्या? ऐसा ऐसा लग रहा है तो बोलो ना। रेट कांस्टेंट द फंक्शन ऑफ थ्री पैरामीटर। फिर से कितने बच्चे फॉल्स कह रहे हैं? रेजो रेड जल्दी से, कोई नहीं कह रहा है? बोलो ना बेटा, बहुत अच्छे। फॉल्स, कितने बच्चे फॉल्स कह रहे हैं? रेजो रेड प्लीज। याद रखना, सही जवाब कमी होते हैं। गलत तो हर कोई होता है, सच्चा तो अकेला ही चलता है। आइए जरा, मुझे बताओ कितने बच्चे कह रहे फॉल्स? एक बार फिर से आखिरी मौका देता हूं आपको। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ ज्यादा लोग आ गए। 1 2 3। लॉजिक है ही नहीं भाई साहब, है। और इस बार क्या कर रहे हो यार? कितनी बार कह रहा हूं, रेट कांस्टेंट केवल तीन ही चीजों पे डिपेंड करता है। एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है कैट, और कोई पैमाना। अगला सवाल पूछ लो। तो भाई साहब और तीन पैरामीटर क्या हुए फिर? और अच्छा छोड़ो, तीन पैरामीटर बोला है तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तीन पैरामीटर तो है ना यार, एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है कैटलिस्ट, हाँ या ना? पूछ लो अगला सवाल, पूछ लो क्या? मेरे पास एक रिएक्शन है प्यारे बच्चों, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। हेलो, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताओ कितनी चीजों के बदलने से बदलेगा? क्यों, अभी तो तीन बोल रहे थे आप। अब रिएक्शन मैंने फिक्स कर दी। अब कितने फैक्टर हो गए? दो। एक है टेम्परेचर, एक है ऐसा लग रहा अब आप सीख गए है ना? अब घुमाऊंगा तो घूमोगे नहीं। अभी पूछता हूँ, लिखो जरा। ये बॉक्स बना देना बाद में, है ना? ये बस प्रैक्टिस के लिए है, ताकि वो याद हो जाए स्टेटमेंट। इतनी आसानी से याद नहीं होता वो। अगला सवाल आपने बता दिया, मैं समझ जाऊंगा आप सीख गए। चलिए जरा, ये क्या लिखा है? के बोलना नहीं बेटा, आधे मानवी लोगे, अभी नहीं न्यूमेरिकल मान लोगे। हाँ, कितनी चीजें डिपेंड कर रहा है? दो। अगर सीख गए तो अगला सवाल आप सबके सामने आओ जरा। रिएक्शन लिखा है N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। हेलो, इसका टेम्परेचर भाई ने बोल रखा 25 डिग्री सेल्सियस। बताओ इसका रेट कांस्टेंट अब कैसे बदलेगा? मात्रे की पैमाना बचा है, बोलो क्या? अब आप समझ गए ऐसा लग रहा है। अब सुनना, मैं कुछ बोलता हूं फटाफट खेलना, ठीक? रेट कांस्टेंट कुल कितने फैक्टर डिपेंड, बहुत बढ़िया। और एक रिएक्शन के लिए
एंड एट रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ए। परफेक्ट, चलेगा। सारी बातों की एक बात, अब इसे लिखना मेन नोट्स पे, उसमें डब्बा बना देना। हाँ, अभी जो लिखा वो बस कभी आपको रिवीजन करना होगा लेना। बादल बना लोगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। और मैं किसकी प्रैक्टिस करा रहा था? तीन पैरामीटर ही तो है, टेम्परेचर, रिएक्शन, कैटेलिस्ट। कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, तीन तो है ना कम से कम, चार तो नहीं है ना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। चलेगा, आओ जरा। प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे कहे रेट कांस्टेंट कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, बता दोगे क्या? सच में? और कितनी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है? के डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, दो है ना बेटा? तीन है ना, तीन पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे डिपेंड करता है ना। अरे हद करते हो यार। कितनी चीजों पे डिपेंड करता, बोलो। नंबर वन, रिएक्शन। नंबर टू, नंबर थ्री। यकीन मानो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन नीट में कई बार पूछा और आप कई बार गलत करते हैं। और कितनी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन के बदलने से बदलने वाला, प्रेशर के बदलने से बदलने वाला, वॉल्यूम के बदलने से बदलने वाला, कंटेनर के शेप और साइज के बदलने से बदलने वाला, लो, हवाओं के बदलने से, फिजाओं के बदलने से बदलने वाला। दुनिया में तीनों के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। कैसा लगे अगर आप इसके बाद भी एक सवाल गलत कर दें? देखता हूं, चेक। पांचवा लिख लेना, फलाना, ढकाना, ढिमकाना। दुनिया में और कोई दूसरा फैक्टर उन तीनों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो के को बदल पाए, चलेगा। एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर और एक है कैटलिस्ट। एक सवाल आपके इंतजार में है, लिख डालिए फिर। एक बात बताओ, क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है? फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ना सर, निगेटिव नहीं होती, आपने बोला एक्सेप्शन है, फ्रैक्शनल भी नहीं होती है ना। तो पूछ रहा हूं, हो सकती नहीं हो सकती? लिखो जरा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पन्नों से आपके लिए एक सवाल उठा के लाया हूं, लिखिए जरा। लिखो बच्चों, स्टेटमेंट लिख लीजिए। चलो सवाल ही ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शन आप जल्दी तुक्का मारते हो ना। लिखो, rate constant of a fractional order reaction, rate constant of a fractional order reaction, rate constant of a fractional order reaction, rate constant of a fractional order reaction depends on पहला ऑप्शन कंसंट्रेशन, दूसरा ऑप्शन order of the reaction, order of reaction, तीसरा फैक्टर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, चौथा फैक्टर शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। चुन लिया होगा सबने, चुन लीजिए। चुन लिया? आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, चुन लिया होगा बेटा, सबने चुन लिया। ऑप्शन आइए, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिख लिया सबने, कर लिया क्या? क्या बात कर रहे हो, ऑर्डर बदलेगा तो नहीं बदलेगा? भाई साहब फ्रैक्शनल ऑर्डर है, नाम खतरनाक लिखने से सवाल खतरनाक नहीं होता। रेट कांस्टेंट केवल तीन ही चीजों पे डिपेंड करता है, दुनिया में कोई दूसरा फैक्टर। और अगर मैंने कहा रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर है, तो क्या हुआ भाई साहब? अरे हाँ या ना? तो सर आपने तो सही ऑप्शन दिया ही नहीं, ताकि आप इन चारों में ही चुने। खैर, ऑप्शन जो असली में था वो ये था, नन ऑफ दीज।
मुझे बताइए क्या चुन के आओगे? बहुत बढ़िया, मतलब सवाल घुमाएगा। अच्छा अभी सब बच्चे रट लिए है ना, जब मैं फर्स्ट ऑर्डर वगैरह पढ़ा दूंगा उसके बाद सवाल दूंगा, फिर देखना आप कैसे गलत करते हो। चलेगा? अभी तो आज रट के बैठे हो सर, अब आप दोगे तो हम सीख जाएंगे, है ना? खैर सारी बातों की एक बात, मुझे बताओ रेट कांस्टेंट कितनी चीजों पर डिपेंड करता है दुनिया में? कोई दूसरा फैक्टर? अच्छे से रट लिया नहीं रटा? चलो जी याद करना, मैं बोलूंगा गलत करवाऊंगा एक सवाल, ठीक? आज इसको यहीं पे छोड़ते हैं, सब लोग बोर्ड पे आओ जरा, आ जाओ। इमेजिन करते हम सबके सामने एक रिएक्शन है N2+3S2 से बना 2NH3। क्या आप सब इसका आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिख डालोगे? पहले आर ओ आर बता डालो। आर ओ आर बराबर RODN2/1 बराबर RODH2/ बराबर ROA अमोनिया बाई। मन लगा के पढ़ो ना यार, क्या ये आर ओ आर है? क्या आप मुझे इसका रेट लॉ बता डालोगे? क्या R बराबर K इंटू N2 की पावर इंटू H2 की पावर, ये R क्या है? ROD की ROR? RO, तो क्या ये दोनों बराबर होगा? यानी मैं कुछ कहने वाला हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, कह दूं क्या? यही RODN2 होगा। नहीं समझे? यही ROD, और ये होगा 3 टाइम्स ऑफ RODH2 होगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस। नहीं समझ पा रही आधी जनता? अरे यार झूठ बोलते हो आप। RODH2/3 बराबर दिस होल, तो ROD बराबर कितना? 3 टाइम्स ऑफ दिस होल। यानी रेट लॉ जानोगे तो किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट का रफ्तार भी बताया जा सकता है, रिएक्शन की रफ्तार तो बताएंगे ही। यानी कल वाले कंसेप्ट और आज वाले कंसेप्ट को दोनों को मिक्स किया, बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चमकता हुआ सितारा। लिखो बेटा लिखो, बोलो क्या? रिलेशन बिटवीन expression of ROR, expression of ROR and rate equation. Relation between expression of ROR and rate equation. चलेगा? ये क्या लिखा इक्वल बना के? तो आप जब कॉपी लिखना ना, कॉपी में यहां इक्वल करके लिख देना, तो वो ज्यादा स्ट्राइकिंग होगा, ऐसे में दिमाग में आता नहीं जल्दी। आप इक्वल टू यहां बना लिख देना, K इंटू N2 की पावर X इंटू H2 की पावर Y। अब सारा खेल बचा है X और Y निकालने का, है ना? तो X और Y जैसे आएगा खटाखट सारा सवाल करेंगे, तो सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर 10 तक पढ़ते ना तो कहते नहीं, मुझे चलने देते और मैं चेक कर लूंगा। अभी जैसे घंटी बजी आधे शुरू हो गए भाई साहब, है ऐसे थोड़ी यार। क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, हाँ मैं बात करूंगा आपसे, थक गए हैं, बताऊंगा मैं, फिर आपसे मैं कहूंगा याद रखना। चलिए लिख लीजिए, आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का नंबर 1। अभी मुझे वन का एक बच्चा मिला, उसकी तबीयत खराब थी डेंगू के चक्कर में, तो उसका इलेक्ट्रो छूट गया। 1 मिनट और लूंगा आपका कीमती समय। तो उसका हाँ छूट गया, तो फिर वो परेशान था, सर इलेक्ट्रो छूट गया। तो पहले पूछा सर क्या काइनेटिक्स में उसका कोई रिलेशन है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कर सकते हो। नंबर 2, अब जब बच्चा कोई चैप्टर छोड़ देता है ना, तो क्या कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब पूरी क्लास करके आ रही, एक्सरसाइज सब कर रहे हैं ना, तो उसको लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नहीं किया, जो भी है। मैं आपसे शुरू से 2 ही चीज कह रहा हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ, क्लास और होमवर्क। और होमवर्क का सबसे पहला होमवर्क मुझे जो चाहिए कि बच्चा घर जाके नोट्स लिख लिख के रिवाइज करे। इतना कंटेंट होता है ना, इतनी चीजें होती हैं, और सवाल एक आता है, समझना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप बहुत जल्दी चीजें भूल जाओगे। हाँ, किस्मत अच्छी रही तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर सारे सवाल सही करना चाहते हो तो आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा। वरना हमेशा 1-2 सवाल हर बच्चा छोड़ता ही है। हमें वो नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए, समझ पा रहे हैं? उसके लिए आपको सारे नोट्स रिवाइज करने होंगे, सारे नोट्स। घर जाके प्लीज नोट्स रिवाइज करें। तो वही बच्चा 2-3 दिन से नोट्स रिवाइज कर रहा था लिख लिख के, तो उसको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ सर अब लग रहा है ये चैप्टर अच्छे से होगा।
अगर आप ये करो, बस नहीं होमवर्क करते तो भी चलेगा, इसको आदत बना लो, डेली नोट्स रिवाइज। आपका होमवर्क होगा नंबर 1 नोट्स रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, लिख लो, कल संडे पेपर नहीं, कुछ होमवर्क और दूंगा। नोट्स रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर नंबर 1। नंबर 2, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने जरूर कहता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी सब छोड़ के नहीं पढ़ना है। पहले नोट्स करना है, पहले मॉड्यूल करना, पहले एलपी करना, फिजिक्स करना, बायो करना। समय बच जाए तो फिजिकल की एनसीईआरटी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखना। समझ पा रहे हैं? सब हो जाए तो ही करना, एनसीईआरटी चक्कर में मेन चीज मत छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है? तो होमवर्क रहेगा नंबर 2, सॉल्व एक्सरसाइज 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन। पहले रिवाइज करोगे, फिर एक्सरसाइज 3 करोगे। काइनेटिक्स का एलपी नंबर 1 खत्म करिएगा। एक्सरसाइज का होमवर्क मैं टेलीग्राम में मैसेज करूंगा, ठीक? उसके बाद जितना हो सके कल पूरा रिवीजन करेंगे। अभी इलेक्ट्रो खत्म हुआ है, मत करना सोल्यूशन, मत करना रेडॉक्स, 2 से 3 घंटे लगा देना, मगर इलेक्ट्रो रिवाइज करना। अगले 7 दिन रिवाइज करो, फिर आप देखो कैसे परमानेंट याद रहेगा। और इसको हर चैप्टर में अपनाना। फिर कोई चीज खत्म हो उसमें ज्यादा मेहनत करो, भले फिर बाद में समय कम कर दो, शुरू में समय ज्यादा दो, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।